नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 24 होगी। पिछले 23 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको बता दूं, 1000+ क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है फॉर टीजीटी एग्ज़ाम। इसमें हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स एंड सो ऑन। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, अब मैंने हर वीडियो में 30 क्वेश्चंस संख्या कर दी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी जल्द होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि हम 1000+ क्वेश्चंस ना डिस्कस कर पाएँ। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारा स्टडी मटेरियल मिले अकॉर्डिंग टू टीजीटी कमीशन सिलेबस, तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। फीस काफ़ी कम है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर लें। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना, 3 सेकंड्स दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके देखिएगा। ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहा हूँ, यानी कि भूगोल से। तापमान प्रभावशाली रूप से किस वायुमंडलीय परत में बढ़ता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। और जो वायुमंडल है उसकी परतों के बारे में आपको पता ही होगा, ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। तो दोस्तों, जो आयनमंडल होता है उसमें जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि जो समताप मंडल होता है उसमें क्या होता है, बिल्कुल बराबर रहता है। और ट्रोपोस्फियर जो है ये सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की, और एक्सोस्फियर मतलब सबसे बाहर वाली, और आयनोस्फियर जो है यहीं पे रेडियो या फिर जो भी टेलीविज़न वगैरह होते हैं उनके सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, समान तापमान के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? सपोज करिए, अगर मैं लोअर हिमाचल की बात करूं तो मैं यहाँ पे कांगड़ा की बात करूँगा। ठीक है। अपर हिमाचल की बात करूं तो मैं यहाँ पे सोलन की बात करूं। इनका तापमान लगभग सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों को मानचित्र के ऊपर दर्शाया जाएगा एक इमेजिनरी लाइन से। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इनके टेम्परेचर्स जो हैं वो सेम हैं। तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? समताप रेखा या फिर आइसोथर्म। समताप रेखा एग्जाम में नहीं मिलेगी, आइसोथर्म ही लिखा जाएगा ऐसे। तो आपको उस हिसाब से आंसर्स देने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नहीं गुजरती है? अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ बताऊँगा आपने बहुत कम पढ़ी होगी, और आशा करता हूँ आप नोट भी करेंगे इन चीज़ों को। कॉपी पेन लेके बैठा करो अगर आप सच में एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है। हालांकि बिना कॉपी पेन के भी देखोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों ज़रा भी लापरवाही बरतोगे तो मुश्किल आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन था, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नहीं गुजरती है? तो ये आपको तभी आएगा प्रश्न जब 11 देशों का नाम पता हो जहाँ से भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पास होता है। यह है हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है। बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा होती है जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा। तो दोस्तों, कौन सी रेखा किस देश से निकलती है, ये क्वेश्चंस बनते हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भूमध्य रेखा। 11 देश कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से देखना। साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ये जो बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो नाइजीरिया जो है यहाँ पे ऑप्शंस में है ही नहीं। केनिया है, युगांडा है, सोमालिया है, तो इसको अच्छे से देखना। और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं यहाँ पे, एशियन कंट्रीज़ भी हैं। ठीक है। और अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं, साउथ अमेरिका वगैरह वगैरह।
तो अच्छे से देख लेना। उसके बाद दोस्तों 23 सितंबर, इस दिन क्या होता है? दुनिया भर में दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? 23 सितंबर के अलावा एक दिन और होता है, उसमें भी दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके अभी बताना है कि वो दिन कौन सा है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। हालांकि 23 सितंबर की बात करूंगा तो इसको बोला जाता है दोस्तों ऑटमनल इक्विनोक्स, हिंदी में शरत काल विषुब। तो इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये करोड़ों बार पूछा जा चुका है, एग्जामिनर का फेवरेट है। किस ग्रह को शाम का सितारा भी कहा जाता है, या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक है, अगर मैं आकार की बात करूं लगभग पृथ्वी के बराबर है। शाम का सितारा इसलिए बोला जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चमक है। ठीक है, इसका जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही इसके ऊपर पड़ता है वो बाहर नहीं निकल पाता, इसी के बीच समा जाता है। तो ऐसे प्रश्न अच्छे से आपको देखने पड़ेंगे। पृथ्वी का क्रस्ट, सबसे पहले क्या आता है? क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट क्या है? ये मुख्य रूप से किस चट्टान से बना होता है? दोस्तों बाहर जो चट्टानें मिलती हैं हमें आमतौर पे बताने की ज़रूरत नहीं है, इग्नेस रॉक्स ही होती हैं, काफ़ी कठोर होती हैं। तो इसको अच्छे से देखना, क्योंकि जैसे ही कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये जो मैग्मा है जब ये लावा बन के बाहर सूख जाता है तो चट्टानें बनती हैं, जो कि क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानें। उसके बाद डोलोमाइट एक डैश है, डोलोमाइट भी महत्वपूर्ण है, चट्टान है। तो डोलोमाइट जो है दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है अवसादी चट्टानों का। आग्नेय चट्टानें वो होती हैं जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं, सबसे पहले बनती हैं। उसके बाद दोस्तों अवसादी चट्टानें बनती हैं, जो भी अवसाद वगैरह हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जीवाश्म वगैरह भी उनमें शामिल हो जाते हैं। और कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें वो होती हैं जो इन दोनों चट्टानों से उच्च दाब के कारण बन जाती हैं। जैसे चूना पत्थर जो है वो एक आग्नेय चट्टान होती है, लेकिन रूपांतरित होके संगमरमर यानी कि मार्बल बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है, करोड़ों बार आ चुका है एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है, काफ़ी सिंपल है। जो आर्द्रता होती है उसे मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, आशा करता हूँ आप खुद अटेम्प्ट कर रहे होंगे इन सभी क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि शम्मी सर पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो। उसके बाद नेक्स्ट है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? अब ये तो हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, और यहाँ पे गुजरात वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसे जब आएंगे आप उत्तराखंड से होकर के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनसे नीचे जब आएंगे तो इस तरीके से भारत बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इतना। तो यहाँ पे दोस्तों पश्चिमी तट का उत्तरी भाग समझिए जरा, ये गुजरात, उसके बाद गोवा, महाराष्ट्र, इसकी बात हो रही है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? कौन सा तट है ये तट है दोस्तों कोंकण तट। कोरोमंडल तट जो है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश वगैरह, ठीक है, और मालाबार तट और नॉर्दर्न सर्कस, ये सब कुछ आपको ईस्ट की तरफ देखने को मिलते हैं। हालांकि मालाबार तट जो है ये साउथ में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाला युद्ध कौन सा था? अब ये ऐसा युद्ध था जो कि हमें ये बताने वाला था कि आने वाले
लगभग 7 से 8 शताब्दियों में मुसलमानों का कब्जा होने वाला है भारत के ऊपर। और 2 शासकों के नाम आपको याद रखने हैं। मुस्लिम कौन था? मोहम्मद गोरी। हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इस युद्ध का नाम है तराइन का द्वितीय युद्ध। अब ये हुआ कब था? करोड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है। 1192 ईस्वी में ये हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। पहले मोहम्मद गोरी हारा, लेकिन माफ़ कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन दोस्तों दोबारा जब ये आया तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति वगैरह जो थे उन्होंने धोखा दे दिया और हार गए। तो इस तरीके से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इन्होंने कहाँ शुरू किया था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। डेट भी याद रखिएगा, 1940 की बात है ये। ईयर अच्छे से देखना, पूछा जाता है। तो दोस्तों इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था महाराष्ट्र के पवनार में। तो कई बार स्टेट पूछी जाती है, कई बार स्थान पूछा जाता है। मैंने दोनों ऑप्शंस में दिए हैं, तो बड़े ध्यान से देखना। उसके बाद नेक्स्ट है कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? पहली रेल हो, पहली टेलीग्राफ हो, पोस्ट ऑफिस हो, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और आपको पता भी होगा अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो, लगातार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों पहली टेलीग्राफ लाइन जो है ये 1854 में खोली गई थी, 1 साल बाद। किससे? आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे कलकत्ता और आगरा भी याद रखना। कलकत्ता यानी कि बंगाल, और आगरा मतलब जहाँ पे आपको ताजमहल वगैरह देखने को मिलता है। तो लॉर्ड डलहौजी को श्रेय जाता है इसका, टेलीग्राफ लाइन का। यह भी क्वेश्चन बन चुका है कि किसने शुरुआत की थी टेलीग्राफ की तो उस समय। और ये भी याद रखना ये वाइसरॉय नहीं था, ये था गवर्नर जनरल ऑफ किसका? ब्रिटिश इंडिया का। उसके बाद फिर कैनिंग आया था। कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी और जो गवर्नर जनरल होता था ब्रिटिश इंडिया का वो बन गया वाइसरॉय। ठीक है, क्राउन के हाथ में चला गया भारत का शासन। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे इस हिंट को, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं वो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी? दादा भाई नौरोजी की। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने ही दी थी। पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति आय इन्होंने ही शो की थी। आई थिंक 12 रुपये या फिर इसके आसपास, देख लेना आप। उसके बाद दोस्तों भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? टेलीग्राफ हमने देखा 1854। तो मैंने बोला था कि 1 साल बाद एक चीज़ के, आगे हम उसे डिस्कस करेंगे। तो ये वही चीज़ है। भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी दोस्तों, आपको अच्छे से देखना है, अप्रैल महीना था 1853। पटवारी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, आपको पता भी होगा। कहाँ से कहाँ चली? ये तो बच्चों को भी पता होगा कि बॉम्बे से थाने चली, लेकिन आप शम्मी के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको याद रखना है बोरी बंदर स्टेशन। ठीक है, तो बिल्कुल जड़ों तक जाइए, बिल्कुल तह तक जाइए, तब आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम निकलेगा। और अगेन जैसे टेलीग्राफ स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी, अगेन जो रेलवेज हैं वो भी डलहौजी ने ही स्टार्ट की थी। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का नाम आपको पता होना चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल। इन्हें फांसी भी हुई थी आगे जाके। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी है इसी में ये शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड सो ऑन। तो इन्होंने 1924-25 में ट्रेन्स वगैरह लूटी थी काकोरी, लखनऊ के आसपास। तो उस हिसाब से देखिएगा। केव ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी?
केप ऑफ गुड होप से होकर के भारत में आते थे। तो आई थिंक ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट है उसके आसपास है। तो इसकी खोज की थी दोस्तों बार्टोलोमेयो डायस ने। डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप सभी के लिए होमवर्क भी होगा। किस मुगल सम्राट ने सिजदा की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था? सिजदा की पुरानी परंपरा को तोड़ा था जिन्होंने ताजमहल बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई एंड सो ऑन। शाहजहां की बात कर रहा हूँ। इनके समय में वास्तुकला जो है चरम सीमा पर थी। जहांगीर के समय में चित्रकला जो है चरम सीमा पर थी एंड सो ऑन। तो आप सभी के लिए होमवर्क ये है, सिजदा का मीनिंग आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपने इतिहास में काफ़ी कुछ पढ़ा है। सिजदा क्या है अभी बताइए ज़रा, देखता हूँ आपको इसका नॉलेज है या नहीं। कमेंट बॉक्स जरूर चेक करना, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, दिल खुश हो जाता है देख के। ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्का एक आभूषण था। आभूषण था ये, क्वेश्चन आता है सीधा। ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्का क्या था? आप सभी का आंसर होना चाहिए आभूषण, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया गया है। ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्का एक आभूषण था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कहाँ पे इसे पहना जाता है। गले में, जिसे नेकलेस आप कहते हैं आज के समय में। तो निष्का वही है। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था, किस धर्म को इसने अपनाया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और इसका पोता अशोक, इसने अपनाया था बौद्ध धर्म को। तो ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। कविराज का शीर्षक किसे प्राप्त था? कविराज का शीर्षक जो है ये प्राप्त था दोस्तों समुद्रगुप्त को। तो ये गुप्त साम्राज्य जो है उससे संबंधित थे समुद्रगुप्त। बीणा वगैरह काफ़ी अच्छे से बजाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देते हैं? जो भी दोस्तों बैंक होते हैं, चाहे पीएनबी की बात करूं, एसबीआई की बात करूं एंड सो ऑन, तो ये सभी प्राथमिकता देते हैं दोस्तों जो भी कृषि लघु उद्योग होते हैं इन्हें। तो यहाँ पे बी इज़ राइट आंसर। और आरबीआई ये गाइडलाइंस जारी करता है कि सबसे पहले आप कृषि वाले जो किसान वगैरह होंगे उन्हें ऋण देंगे, फिर लघु उद्योग जो छोटे मोटे होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा है? हम क्या देखते हैं कि 31 मार्च को साल का अंत हो जाता है और 1 अप्रैल को शुरुआत हो जाती है, कमर्शियल ईयर या फिर फाइनेंस ईयर। लेकिन दोस्तों जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत होती है जुलाई से और ख़त्म होता है जून महीने में। तो इसको अच्छे से देखना, इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। किस संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो का मतलब क्या है? जो भी विकासशील देश हैं उनको ये ऋण वगैरह प्रदान करता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी? आईडीए की। बाकी दोस्तों आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब कुछ भी देखना है अच्छे से, क्वेश्चंस बनते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, बेरोजगारी का एक प्रकार है, वह किस कारण होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए दोस्तों। प्रौद्योगिकी का अप्रचलन। अगर सपोज करिए कोई भी कारखाना है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल नहीं की जा रही है, सिर्फ मज़दूरों से ही काम लिया जा रहा है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उसे हम बोलेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारत ने पहली बार उच्च उपज वाले विविधता कार्यक्रम को कब अपनाया था? ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हरित क्रांति की। एमएस स्वामीनाथन, आपको पता ही होगा उनके बारे में। तो लगभग ये 1966 की बात है।
ठीक है। तो इसमें भारत ने पहली बार उच्च उपज वाले विविधता कार्यक्रम को अपनाया था। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के दोहरे उद्देश्यों को किस प्लान में विकसित किया गया था? अब ये आत्मनिर्भरता चर्चा में है, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है। तो दोस्तों, एक तो आत्मनिर्भरता, दूसरा है गरीबी उन्मूलन की प्राप्ति के लिए दोहरे उद्देश्यों को किस पंचवर्षीय योजना में विकसित किया गया था? तो यह है दोस्तों 5वीं योजना। सी इज़ राइट आंसर। इनमें से कौन संविधान की ड्राफ्टिंग या फिर जिसे हम प्राक्कलन समिति कहते हैं, ठीक है, मसौदा समिति, तो इनके सदस्य नहीं थे? आगे हम देखेंगे कौन कौन सदस्य थे, उनके नाम आपको अच्छे से देखने हैं। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 7 सदस्य थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, N. गोपालास्वामी, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, B.L. मित्तर, D.P. खैतान। तो इन 7 के नाम अच्छे से देखना। पहली मीटिंग हुई थी मसौदा समिति की 30 अगस्त 1947 और चेयरमैन तो मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद दोस्तों, वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली डैश में विकसित की गई थी। तो ये सबसे पहले विकसित की गई थी ब्रिटेन में, यानी कि यूके में, फिर ये पूरी दुनिया में फैली। तो ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से देखना। बाकी पेड क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल आप ले सकते हैं, आपको क्या क्या मिलेगा एंड सो ऑन। इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो मैसेज ज़रूर करिएगा। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।